नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चला रखी होगी आपने। देखिए दोस्तों, आपको जैसा जानकारी है कि सीडीपी की हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस डाली हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लेके आ गए हैं। लगभग हमने 7 क्लासेस अपनी डाल दी है, जिसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें डीपली पढ़ी और उसके प्रैक्टिस सेट भी हमने 3 डाल दिए हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ पिछली वीडियोस को देख लीजिए। आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है लर्निंग अधिगम। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप सीटेट के एग्जाम में बैठे, चाहे आप यूपी टेट के एग्जाम में बैठे, या फिर अपने किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसका कारण क्या है? लर्निंग टॉपिक ही कुछ ऐसा, अधिगम। ज्यादातर हम जो बच्चों के अधिगम के बारे में बात करेंगे आज, कि बच्चों के अधिगम कैसे होता है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी है, ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अधिगम की थ्योरी दी गई हैं। तो आज का जो क्लास होने वाली है दोस्तों, उसको आप टिक कर लीजिए, क्या क्या आज हम बताने वाले हैं आपको, कि अधिगम की मुख्य डेफिनेशंस क्या होंगी। 8 से 10 साइकोलॉजिस्ट की हम डेफिनेशंस लेके आए हैं, उनकी बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यानी अगर आप हमारी क्लास देखते हैं तो वो 10 की 10 डेफिनेशन उसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में आप देखते ही टिक करोगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस 10 मिनट रुक जाओ, फिर आप ये क्लास छोड़ के जा नहीं पाओगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद की बात करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करने वाले हैं हमारे अधिगम को, और नेचर की भी बात करेंगे कि अधिगम का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं और लेके आया हूं, जिसमें है प्लेटू का मतलब पठार। सीखते सीखते जो हमारा वक्र है सीखने का, यानी जो कर्व है, उसमें एकदम से रुकावट आ जाती है, रुक जाता है, वो बढ़ता नहीं है। उसका कारण, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, पेरेंट्स के लिए। क्योंकि बच्चा लर्निंग अधिगम करते करते अगर रुक जाए तो फिर उसका आगे का अधिगम किस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हो, वो हम पठार में देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फटाफट से मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जल्दी से आप लोग बस एक काम मेरा कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लेके आया हूं, एक पॉइंट लेके आया हूं लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में। इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अधिगम शब्द जो है, अधिगम प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह जो शब्द है, यह प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है, ऐसा ये बोल रहा है। अभी समझाता हूं कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों हैं, यानी ये प्रक्रिया भी है और उत्पाद, यानी जो फाइनल चीज मिल गई हमें, वो भी है। तो लर्निंग ऐसा कैसे है कि प्रोसेस भी यही, सब कुछ यही। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब हम किसी चीज से गुजर रहे हैं, यही तो प्रक्रिया होती है। कि भाई आप कोई चयन प्रक्रिया, जैसे कोई भी प्रक्रिया हो, आप उससे गुजर रहे हैं, कोई चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं। अब हम अपनी लर्निंग की प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों, ये क्या होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के पास कुछ अनुभव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बच्चे के पास कुछ अनुभव होते हैं। उन अनुभवों से वो कुछ क्रिया करता है। उन अनुभवों से बच्चा कुछ क्रिया करता है। क्रिया का मतलब कोई भी एक्शन करता है, यानी उसको एक सिचुएशन मिली, उस सिचुएशन के हिसाब से पहले उसके कुछ अनुभव थे, उन अनुभवों के हिसाब से बच्चे ने उस सिचुएशन पे कोई क्रिया करी। यह क्रिया बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकती हैं, मन में, सोच में भी और फिजिकल एक्शंस में भी, दोनों तरह से क्रिया हो सकती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है हाथ पैर चला के ही क्रिया हो। यह क्रिया बाह्य का मतलब हाथ पैर चला के, आंतरिक का मतलब विचारों से भी हो सकती है। तो क्रिया को ऐसा मत समझिए। तो बच्चे ने कोई क्रिया करी, उस क्रिया के फलस्वरूप आसपास कुछ घटित हुआ। जैसे मान लीजिए, बच्चे को एक एग्जाम्पल देता हूं, बच्चे को क्या करना है? पानी पीना है। अब जो टैप है वो ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो बच्चा इधर उधर देख रहा है, वहां तक हाइट जा नहीं रही। स्कूल में प्राइमरी का बच्चा है, टैप बड़ों के हिसाब से लगा हुआ है, तो नल का जो लगा हुआ है, नल जो लगा है, बच्चे को वो ऑन करना है।
तो बच्चा इधर उधर से ईंटें ऊंटे ढूंढ रहा है, एक ईंट रखी, दो ईंट रखी, चढ़ने की कोशिश करी, तो ये क्या है, उसका अनुभव की वजह से उसने कुछ क्रिया करी। अब वो वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये दूसरी बात। अब यानी वातावरण में कुछ चेंज हुआ, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ी, ऊंचाई पे पहुंचा, तो यानी अब वो जो परिणाम आए उस पे कुछ प्रतिक्रिया करेगा दोस्तों। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि जो चेंजेस आएंगे इस क्रिया के कारण उस पे अपनी प्रतिक्रिया भी करेगा। तो ये एक प्रोसेस ही तो चल रहा है, देखिए ये एक प्रोसेस ही तो चल रहा है, यानी वो कुछ क्रियाएं कर रहा है, प्रतिक्रियाएं कर रहा है, ये प्रोसेस है। अब उसके बाद मान लो ऊंचाई तक पहुंच गया और उस ऊंचाई के पहुंचने के बाद उसने पानी खोला और पानी पी लिया। बच्चे के पास एक बहुत सॉलिड अनुभव आ गया है, उसके व्यवहार में एक चेंज आ गया है, उसको पता चल गया है ऊंचाई पे भी पानी कैसे पिया जाता है। इसका मतलब उसका अधिगम हो गया। उस अधिगम का प्रोडक्ट क्या है, उसको पानी पीना आ गया। बताइए प्रोडक्ट क्या है, पानी पीना आ गया, यानी टंकी से, ठीक है जी, टंकी लिख देता हूं, टंकी से पानी पीना आ गया। बताइए ये उसका प्रोडक्ट हुआ, जो उसने इतनी सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं करी, उसका ये प्रोडक्ट है कि बच्चे को टंकी से पानी पीना आ गया। मेरी बात एकदम क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी कि ये जो अधिगम है, यानी उसके यहां पर व्यवहार में चेंज हुआ, यहां बिहेवियर में चेंज हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज, बिहेवियर यानी व्यवहार में चेंज हुआ उसके। बताइए मेरी बात समझ में आ गई। तो यह प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अधिकांश स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर लर्निंग को मानते हैं केवल रटना, रटना। आप भी अपने भतीजों को, छोटे बच्चों को यही बोलते होंगे, मैडम ने क्या लर्न कराया, वो भी कहता होगा हाँ मैंने याद कर लिया, स्मृति। बस इतना ही हम लर्निंग सोचते हैं कि मैडम ने क्या लर्न कराया और मैंने यह याद कर लिया, यानी रट लिया या याद कर लिया, समझ लिया। हमारी स्मृति इतनी ही है लर्निंग के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत है। लर्निंग एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। लर्निंग बिहेवियर में भी चेंज आता है, लर्निंग अनुभव की वजह से भी होती है, बहुत सारी चीजों की वजह से लर्निंग होती है। केवल एक याद कर लेना, रट लेना, यह कोई लर्निंग नहीं हुई। समझ गए, यह तो एक पार्ट है लर्निंग का। तो अब डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अधिगम जो शब्द है प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों हैं। उसके बाद अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। मैंने बताया ना बिहेवियर में चेंज। उसके अलावा देखिए व्यवहार परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी होता है। आप बिहेवियर में चेंज अनुभव एक्सपीरियंस से और प्रशिक्षण से भी ला सकते हैं। प्रशिक्षण से लाने का मतलब है जैसे एक प्रक्रिया है साइकिल चलाना सीखना, उसमें धीरे धीरे जब आप प्रशिक्षण करोगे तो आपको फाइनल साइकिल चलानी आ जाएगी। तो ये प्रशिक्षण द्वारा भी बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होगी दोस्तों। अब मैं आपको जो आगे ले जा रहा हूं उसमें मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। उन डेफिनेशंस में दोस्तों लर्निंग की ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, किस तरह से आप उसके ऑप्शन पे टिक करके आ सकते हो, ये ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मैंने बातें बताई है हर साइकोलॉजिस्ट घूम फिर के वही बातें करेगा, वही बातें करेगा, लेकिन इनको डालने का उद्देश्य ये है। कई बार क्या होता है, ये लाइन लिख देगा और 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम लिख देगा कि बताइए ये नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं, यह किसने बोला। अब कह देगा जी यह जो है वुडवर्थ ने बोला है, पैवलोव ने बोला है, स्किनर ने बोला है या वुंट ने बोला है, 4 नाम दे देगा। अब या क्रो एंड क्रो ने बोला है, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई मेरे को किसने बोला। तो इसलिए मैं 10 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट ले आया। डेफिनेशन और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये 10 प्रमुख डेफिनेशन मैं आपके पास लेके आया हूं और उम्मीद भी यही करता हूं कि अगर आएगी तो इनमें से ही आ जाएगी। तो एक एक करके सबको ट्रिक के साथ समझते हैं। ट्रिक का मतलब है कीवर्ड के साथ समझाऊंगा, थोड़ा फनी वे में समझा दूंगा और यह बता दूंगा कि कैसे याद होंगी। देखो वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम
की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। हमने ये बोला ना कि नया ज्ञान, नई प्रतिक्रिया, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। याद कैसे करना है? वुड, वुड देखिए उसको याद करने का तरीका है, अगर ऐसा आ जाए वुड वर्थ, वुड वर्थ का वुड याद रखो लकड़ी, वुड वर्थ का वुड याद रखो क्या? लकड़ी, लकड़ी, नई लकड़ी, पुरानी लकड़ी। भाई अब ऐसे याद कर सकते हैं हम कि भाई ये तो बहुत पुरानी लकड़ी हो गई, नई लकड़ी हो गई, तो वुड से याद रख सकते हो, वुड पुराना या नया। अब देखिए नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया। ठीक है, जहां दो नवीन नवीन जुड़ेंगे तो समझ जाना वो बात वुड ने कही है, नवीन लकड़ी, नई लकड़ी। समझ में आ गया? बड़े ही फनी वे में बताया मैंने। वुड से आप नवीन से इसको याद कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, समझा मैंने आपको ये दिया। अब देखिए अगला है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ठीक है, इसने क्या कहा? आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, यानी लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही हम ये मान के चल रहे हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? कौआ, क्रो को याद करो कौए से। कौए की आदत बहुत खराब होती है। ठीक है, तो आदतों, लेकिन चालाक बहुत होता है, तो ज्ञानी तो है लेकिन आदत खराब है। याद हो गया? आदतों और ज्ञान और अभिवृत्ति की जब बात आएगी तो किसने कही? अब आपको याद रहेगा कि आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति वाली जो सेंटेंस है, आदत खराब है कौए की, और क्या बोलते हैं, ज्ञानी है क्योंकि मटके में डले डाल डाल के जो है पानी ऊपर ले आया था। इस तरह से याद हो जाएगी। दोस्तों याद करने की यही बहुत बेहतरीन ट्रिक है, क्योंकि आगे चलते चलते 100-150 हो जाएंगी ऐसी डेफिनेशंस। मैं बता रहा हूं अभी तो 5, 7, 10 हैं, ट्रिक बता रहा हूं, बाद में 100, 150, 200 तक पहुंच जाएंगे हम, और इनमें से कम 2 या 3 आनी है। यहां नहीं आनी, सुपर टैट में आनी है, वहां नंबर कटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये अपने उसमें ध्यान तो रखनी पड़ेंगी। 2 हो गई, तीसरी की तरफ चलते हैं। स्किनर, स्किनर पेवलोव वाली तो आपको देखो ये सब याद हो जाएंगी क्योंकि ये लर्निंग थ्योरी में बहुत ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, स्किनर ने क्या क्या? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद हो ही जाएगी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। क्योंकि जब हम स्किनर की थ्योरी करेंगे तो वो सारी इसी पे बेस्ड है, अपनी इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, चेंज करना, अडेप्ट करना, यह स्किनर ने बोला। उसके बाद गेट्स एवं अन्य। अब इसको बता देता हूं, गेट्स एवं अन्य ने क्या कहा? अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, यह भी आपको बता दिया मैंने, किसके द्वारा है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह द्वारा आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हो, वही लर्निंग है। सब यही तो बात बोल रहे हैं बार बार कि बिहेवियर में चेंज लेके आओ। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस हमें बता रहे हैं, तो सारी डेफिनेशन एक ही जगह केंद्रित है लगभग। लेकिन याद कैसे करनी है उसका हम बताते जा रहे हैं आपको। तो देखिए गेट्स एवं अन्य, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि गेट ने, बहुत शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, गेट, आप अपने कॉलेज के प्रशिक्षण केंद्र के गेट में से निकल के जाते हो। ठीक है, और वहां से नया ज्ञान अर्जित करते हो। गेट में से क्या करते हो? नया ज्ञान, प्रशिक्षण के लिए जाते हो। प्रशिक्षण के लिए तो देखिए क्या है? अधिगम याद करने जाते हो, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, एवं प्रशिक्षण द्वारा। तो ये जो प्रशिक्षण वर्ड है, आप गेट में से निकल के जाओगे, प्रशिक्षण संस्थान में जाओगे, वहां पर अधिगम करोगे। याद हो गया? बताइए, यही याद हो गया नहीं हो गया? तो इस तरह से आप गेट्स एवं अन्य ने क्या डेफिनेशन दी वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वहां डेफिनेशन लिखी आएगी और आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा किसने दी। तो 1-2 कीवर्ड याद रहेंगे तो बड़े आराम से टिक कर दोगे, बड़े आराम से टिक कर दोगे दोस्तों, मेरी गारंटी है, बड़े आराम से आप इनको टिक कर आओगे। अब बात करते हैं कर्ट लेविन की। कर्ट लेविन ने कौन सी डेफिनेशन दी? अधिगम वातावरण का संगठन है। ठीक है, अधिगम वातावरण का संगठन है। तो ये बात हमें लेविन ने बताई, लेविन। ठीक है, तो लेविन से आप याद कर सकते हो कि अधिगम वातावरण का संगठन है। जैसे कि हमारे पास एक जीन्स का ब्रांड है लेवाइस, लेविस,
तो लेविस से याद कर सकते हो कि वातावरण में सूखती है, तो ऐसे याद हो जाएगा। कुछ भी बनाओ याद करो, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी बनाओ, आपको लेविन से कुछ और याद आ रहा है आप याद कर सकते हो। याद करने की यही ट्रिक है। यानी जैसे ही अब आपके पास ये आएगा वातावरण का संगठन, तो वातावरण का संगठन आप समझ जाओगे लेविस जीन्स थी। लेविस का मतलब लेविन, तुरंत ही वहां लेविन होगा, टिक कर दोगे कि वातावरण में सूखती है जीन्स, वातावरण का संगठन है वहां सूखती है। तो कौन कह रहा है ये बात? लेविन कह रहा है। बताइए, याद हो गई। पेवलोव का कुत्ते से याद रखना, तो देखिए पेवलोव का कुत्ता था, कुत्ते से याद रहेगी। अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। हम कुत्ते की ट्रेनिंग देते हैं, आदत कराते हैं कि बैठ, सिट, अप, डाउन, तो इससे आपको याद रहेगा पेवलोव का डॉग था। आगे जब हम पढ़ेंगे अभी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ लर्निंग में, तो ये पेवलोव आएगा, तो वहां से आपको आराम से याद हो जाएगा कि आदत का निर्माण, आदत का निर्माण जो है कैसे होता है, वो डॉग की आदत का निर्माण कैसे हुआ, वो पेवलोव का था। तो आदत का निर्माण वाली डेफिनेशन किसने दी? पेवलोव ने। आदत की निर्माण यानी अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है, यानी अच्छी बुरी हैबिट डालने का पेवलोव ने बताया। बताइए, बात क्लियर हो गई? ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद बाज, बाज ने क्या कहा? सीखना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न आदतें, अब आदत तो कौए में भी आई थी, खराब आदत ज्ञान, आदत ज्ञान दोनों आ गए। अब आप कहोगे जी क्रो एंड क्रो, और इसको कैसे? आगे पढ़ो। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगे पूर्ति हेतु प्राप्त करता है। अब ये जो डेफिनेशन है, अगर ये लिखी आ जाए और क्रो एंड क्रो भी आ जाए, बाज भी आ जाए, स्किनर पेवलोव में नाम आ जाए, तो आप किस पे टिक करोगे? तो देखिए, आपको याद रखना दृष्टिकोण भी है इसके साथ। बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है, यहां से याद रखना। बिल्कुल बढ़िया तरीका बता रहा हूं याद करने का। बाज की दृष्टि दूर से ही अपना निशान देख लेता है। तो आदत ज्ञान में तो कौवा भी है, लेकिन दृष्टि केवल बाज के पास है, तो बाज इसका आंसर हो जाएगा। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? याद होगा, ये गारंटी है आपको याद होगा। यहीं कराऊंगा और सिलेक्शन भी कराऊंगा। बस एक ही चीज है, लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। बताइए, ये बात समझ में आ गई? जहां पर ज्ञान और आदतों के साथ दृष्टि भी आ जाए, वहां समझ जाना कि कौन है? बाज हैगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की बात करते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसमें उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। तो थॉर्नडाइक जब अभी पढ़ेंगे, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग वाले हैं उनकी चिंता मत करो, ये भी थ्योरी ऑफ लर्निंग में आएगा थॉर्नडाइक, तो हम इसको भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो थ्योरी ऑफ लर्निंग में नहीं आने, वो मैं आपको याद करा रहा हूं। ये तो आपके बिहेव में आ जाएंगे इतना ज्यादा कि इनका अधिगम तो ऐसे ही हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो इसको भी आप समझ जाइए कि थॉर्नडाइक उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने का अधिगम कहते हैं। इनको मैं वहां भी लिखूंगा, इसलिए इन पे जोर नहीं डालना कि जब हम इनकी थ्योरी करेंगे तो ये वहां पर आपको ऊपर लिखे हुए मिलेंगे, और तब मैं इनको समझा रहा हूँ, आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसी, प्रेसी से बात करते हैं। प्रेसी ने क्या कहा? सीखना एक अनुभव है जिसके माध्यम से कार्य में परिवर्तन अथवा समायोजन होता है और व्यवहार की गई विधि अर्जित होती है। अब मान लीजिए फिर से आपके पास ये लाइन लिखी आ जाए और 4 ऑप्शन आ जाए, प्रेसी, क्रो एंड क्रो और ये सब, तो हम कैसे इतने सारी डेफिनेशनों में कैसे याद करें कि भाई ये प्रेसी ने कही थी? ठीक है, तो आप देखिए इसको प्रेस से याद कर लो, प्रेस मीडिया वाली प्रेस, ठीक है, वो वाली करने वाली प्रेस से नहीं, प्रेस मीडिया वाली प्रेस से याद करो। इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तन होता है। प्रेस के माध्यम से, कौन सी प्रेस? लिखने वाली, अखबार वाली प्रेस के माध्यम से हम कोई भी कार्य में परिवर्तन करा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट चेंज करा सकते हैं। तो वहां से याद हो जाएगा, प्रेस के माध्यम से कार्य में परिवर्तन होता है, कार्य में परिवर्तन होता है। आप प्रेस के माध्यम से कोई भी न्यूज चेंज करा सकते हो, परिवर्तन करा सकते हो। बताइए याद हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल याद होगा, एक बार फिर रिमाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से याद ये डेफिनेशन हो जाएंगी, मैं गारंटी ले रहा हूं बिल्कुल। बर्न हार्ट क्या बोलते हैं जी? इनके तो वैसे ही हार्ट बर्न हो रहे हैं, इससे याद कर लेंगे। बर्न हार्ट कहते हैं अधिगम व्यक्तियों के कार्यों को एक स्थायी परिवर्तन लाना है, यानी स्थायी परिवर्तन का मतलब परमानेंट चेंज, ठीक है, जो निश्चित परिस्थितियों में किसी ध्येय को प्राप्त करके
अथवा किसी समस्या के समाधान के प्रयास में अभ्यास द्वारा लाया जाता है। अभ्यास द्वारा लाया जाता है। अब देखिए इसको याद करने के लिए क्या है, ऐसा वर्ड पकड़िए जो अभी पीछे नहीं आए। ऐसा वर्ड पकड़िए, बर्न हर्ट। तो हर्ट दिल से रिलेटेड पकड़ लो, अब तो आपको पकड़ में आ ही जाएगा। ठीक है, अधिगम हर जगह आता है। ठीक है, व्यक्ति के कार्यों में एक स्थायी परिवर्तन लाना, इसको पकड़ लीजिए, स्थायी परिवर्तन लाना। ठीक है, स्थायी परिवर्तन लाना। तो बर्न हर्ट से यानी दिल से स्थायी परिवर्तन लेके आना है। दिल से स्थायी परिवर्तन लेके आना है हमें। सच में दिल से स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज लेके आएंगे। ये बात दिल से बोल रहे हैं, याद हो गया बर्न हर्ट। बर्न हर्ट ने बोली थी ये बात, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जेपी गुलिफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है जी, गुलिफोर्ड ने क्या कहा, 2 बार व्यवहार व्यवहार करा है। गुलिफोर्ड तो ऐसे याद रहेगा, गोलमोल बात करिए, व्यवहार व्यवहार 2 बार करा है। 2 बार व्यवहार, गुलिफोर्ड ने 2 बार व्यवहार की बात कर दी कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में ही होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यानी व्यवहार के कारण ही होगा। 2 बार व्यवहार करा गुलिफोर्ड। बताइए याद होगी नहीं होगी। ये 10 प्रमुख डेफिनेशंस और भी हैं, मान लो कोई 20 लिख के ले आए, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बताइए बात समझ में आ गई है नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेचर ऑफ लर्निंग की तरफ चलता हूं। अगला जो मेरा रहेगा टॉपिक वो है नेचर ऑफ लर्निंग। तो ये तो आपने, मैं उम्मीद करता हूं सारी डेफिनेशंस को ठीक ठाक नोट कर लेंगे आप लोग मेरी इन वीडियो से, और अच्छे से लिखकर उसको प्रैक्टिस भी करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट में भी लेके आऊंगा, चिंता ना करो, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। अधिगम की प्रकृति, नेचर की बात कर लेते हैं भाई, कैसा होगा नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग में देखिए क्या होता है, लर्निंग इज इनेट नेचर ऑफ मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए सीखना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। बिल्कुल सही बात है। देखिए नेचर 20 30 कुछ भी हो सकते हैं, जो लर्निंग, सब जैसी लर्निंग की हमने बात करी, सब नेचर है, सब नेचर। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम फोकस कम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे होता क्या है, मैं प्रमुख 10 ले आया हूं। बाकी जो डेवलपमेंट का नेचर है, क्योंकि लर्निंग भी वही है, तो डेवलपमेंट के कुछ नेचर इसके नेचर बन जाएंगे। तो इसके नेचर बहुत सारे हैं, बहुत सारी इसकी प्रकृति हैं, लेकिन मैं प्रमुख ले आया जो आपके बिल्कुल काम आनी है। तो सबसे पहले लर्निंग इज ए इनेट नेचर ऑफ मैन, सीखना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। बिल्कुल, जैसे ही मनुष्य पैदा होता है तुरंत वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है। शुरू में वो अपनी मम्मी के कांटेक्ट में रहता है, माता के कांटेक्ट में रहता है, वहां से सीखता है। फिर धीरे धीरे वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से, अपने प्रतिक्रियाओं से सीखता है, कुछ क्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, धीरे धीरे करके वो अपने परिवारजनों से सीखना शुरू करता है। तो लर्निंग तो यूं समझ लीजिए जन्मजात उसका वो है। इवन हम ये भी कह सकते हैं, तो लर्निंग तो जो है हमारी वो गर्भ में ही शुरू हो जाती है, ये बात भी हम बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी। तो लर्निंग जो है हमारी मनुष्य की जन्मजात स्वभाव है, शुरू से वो सीखता आता है। उसके बाद सीखना प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, ये बात मैं आपको पहली ही लाइन में बता चुका कि सीखना जो है वो प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग यही बोलते हैं कि सीखना तो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है। तो इस लाइन को गलत मत कर दीजिएगा बिल्कुल भी, कि सीखना एक परिणाम भी है और प्रक्रिया भी है। उसके अलावा लर्निंग इज पर्पसफुल, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण बात है। तो देखिए उद्देश्यपूर्ण का मतलब कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप बच्चे को सिखा रहे हो, आप, तो बच्चे के पास कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए भाई, कोई उद्देश्य होना चाहिए बच्चे के पास, जिससे कि वो बढ़िया तरीके से सीखे। अब वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है कि भाई प्रत्यक्ष उद्देश्य है, दिख रहा है, और वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है उद्देश्य हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैं बच्चे को टॉफी का लालच दे दूं कि ले भाई ये टॉफी दूंगा, आ ऊपर चढ़ जा, सीढ़ी चढ़ के आ। तो मैंने टॉफी थोड़ी सीढ़ी पे रख दी, बच्चा जैसे तैसे करके सीढ़ी पे चढ़ रहा है और वो टॉफी लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं उसको कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, वो टॉफी है उसका उद्देश्य। तो उस उद्देश्य के कारण मैं लर्निंग लेके आ रहा हूं। कुछ उद्देश्य अप्रत्यक्ष भी होते हैं जो दिखते नहीं है। बच्चा मन में ठान लेता है कुछ चीजें करने की, नहीं मैं ये करके रहूंगा, तो
तो वो उद्देश्य हमें दिखाई नहीं देगा। या टीचर ने मोटिवेट कर दिया बहुत बढ़िया, तो बच्चे ने ठान ली कि ये काम मुझे करना ही करना है, आज मुझे इतने पाठ लिखने ही लिखने हैं, इतने पेज लिखने ही लिखने हैं। तो यह जो इस टाइप का जो अप्रत्यक्ष रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पर्पस होना जरूरी है। अधिगम के लिए पर्पस होना जरूरी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ठीक है ना। ये हमेशा चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी हुई सीखना बंद हो गया, नहीं। या आप 18 साल के हुए अब नहीं सीखोगे, या कॉलेज पास हो गया अब मेरे को नहीं सीखना, नहीं। सीखना, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह उम्र, एजुकेशन उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, आप हमेशा जीवन भर सीखते ही रहेंगे। लेकिन इसमें यह रहता है कि जो शुरुआती दौर रहता है उसमें सीखने का कर्व बहुत तेज होता है, बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता है हमारा सीखने का नेचर। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, लर्निंग एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। हम लेवल में सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लिख लो, काफी लोग कवर नहीं करते। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लेवल में सीखते हैं। जैसे देखिए लेवल 1 बताता हूं। लेवल वन में क्या है, आप जो है बच्चा कुछ बोल के, सुन के, ठीक है, कुछ बोल के, सुन के, इन सब चीजों से सीख लेता है। यानी बच्चे को कह सकते हैं हम कि भाई मेमोरी बेस्ड सीखता है। लेवल 1 जो है वो लगभग हमारा मेमोरी बेस्ड रहता है, मेमोरी बेस्ड रहता है, ठीक है। इसमें बोलकर, ठीक है, सुनकर बच्चा सीखता है। तो ये हमारा पहला लेवल हो गया। लेवल 2 में क्या होता है, बच्चा कॉम्प्रिहेंसिवली सीखता है, ठीक है ना, यानी समझ द्वारा। बच्चा कैसे सीखता है, समझ द्वारा लेवल 2 में सीखता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिवली, आप लिख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिवली सीखता है, समझ के सीखता है, उसका रीजनिंग एबिलिटी बढ़ चुकी होती है। तो जो सीखेगा सोच समझ के सीखेगा, हर एक पीछे तर्क देगा आपको, ठीक है। तो अब लेवल 3 क्या हो गया, लेवल 3 जो होता है हमारा वो रिफ्लेक्टिव होता है, यानी चिंतन से सीखता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब हो गया चिंतन। अब इसमें चिंतन और इसमें क्या अंतर है बताइए, ठीक है, चिंतन और समझ द्वारा। तो देखिए इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है, ये सबसे बेस्ट लेवल है सीखने का, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है बहुत बेस्ट लेवल है, चिंतन द्वारा सीखना। इसमें क्या होता है, जो भी वो रीजनिंग देता है जब तक उसको अपने मन में प्रूफ नहीं कर लेता, यानी ऊपर में उसने जो भी रीजनिंग लगाई वो प्रूफ है या नहीं है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव में जब तक जो भी उसने तर्क दिया उस तर्क का प्रूफ नहीं खोज लेता, जब तक वो अपने अंदर अधिगम नहीं करता उस चीज को। कि भाई मान लीजिए मैंने उसको बोला कि भाई सनराइज इज इन द ईस्ट, कि भाई जो सूर्य है वो ईस्ट में उदय हो रहा है, तो जब तक वो इस चीज का पूरा एनालिसिस करके प्रूफ करके अपने पास नहीं रख लेगा, रिफ्लेक्टिव चिंतन वाले उसमें वो नहीं अपनाएगा, अधिगम नहीं करेगा। तो बेस्ट लेवल है। तो बच्चा जो है वो क्रमिक प्रक्रिया में सीखता है, पहले ये प्रक्रिया रहती है मेमोरी बेस्ड, फिर समझ द्वारा, फिर चिंतन द्वारा। तो इस क्रम में बच्चा सीखता है, याद रखना। इस क्रम से लोग कुछ गलत समझ लेते हैं, जबकि ये वाले सही क्रम है, इस लेवल से बच्चा सीखता है। क्रमिक को डेवलपमेंट वाला ही बोल देते हैं कि पहले पैरों के बल, यानी पहले पेट के बल रगड़ना और फिर ये चलना, तो ये क्रमिक। वो तो हमने डेवलपमेंट में एग्जांपल दे दिया। अभी मैं लर्निंग का बढ़िया सा एक वो लेकर आया हूँ, इसको नोट डाउन करो और देखो, इसको इससे क्या पता क्वेश्चन भी बन जाए कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। इंफॉर्मेटिव चीज है इसलिए इंपॉर्टेंट लगवाया, बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, सीखना आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि डेवलपमेंट उस पर निर्भर करता है और लर्निंग डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो लर्निंग भी उस पर डिपेंड करेगी। मैंने बताया ना, डेवलपमेंट के कुछ नेचर, इसके नेचर तो होंगे ही होंगे, जो इसके अंदर में आएंगे वो डेवलपमेंट वाले नेचर भी इसके होंगे। तो ये आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे निर्भर करेगा ही करेगा। बताइए, आपको मेरी बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है किसी समाज विशिष्ट के लोग सीखेंगे और ये नहीं सीखेंगे,
ठीक है, या इस देश के लोग सीखेंगे, इस देश के लोग स्लो सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग पे सबका अधिकार है, लर्निंग हर एक आदमी करेगा, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सब लोग लर्निंग करेंगे। हो सकता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, उसके आईक्यू पे, उसकी हेरिडिटी पे, उसके एनवायरनमेंट में, तो रेट ऑफ लर्निंग अलग अलग हो सकता है, अधिगम करने का लिए जाने वाला समय अलग हो सकता है, लेकिन लर्निंग करेंगे सब। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, पूरी दुनिया लर्निंग करती है। बात क्लियर हो गई? तो ये मत समझना कि वो तेज लर्निंग कर रहा है वो स्लो, तो नहीं, सब लर्निंग कर रहे हैं, रेट अलग अलग हो सकता है, बस इतना मैं कहूंगा इसमें। सीखना संज्ञानात्मक, भावनात्मक और इच्छा शक्ति से संबंधित हो सकता है। देखिए सीखने में क्या है, संज्ञानात्मक यानी आप दिमागी रूप से कोई प्रक्रिया करेंगे, काम करेंगे, उससे सीखेंगे। भावनात्मक का मतलब क्या हो गया, आप सोशली समाज में अंत्यक्रिया करेंगे या भावनाओं द्वारा कोई अपनी बात को रखेंगे और उस चीज से सीखेंगे, ठीक है। और इच्छा शक्ति से आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, अपनी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। इच्छा शक्ति जैसे मान लीजिए आपको यह काम आज नहीं करना, ठीक है, आपका मन बहुत कर रहा है कि मैं बाहर खेलने जाऊं, बाहर खेलने जाऊं, नहीं, तो अगर आपके पास एक अच्छी इच्छा शक्ति है तो आप अपने आप को रोक के दिखाएंगे। तो ये हमारी इच्छा शक्ति हमारे उसमें भी बहुत काम आएगी, अधिगम में भी बहुत काम आएगी। संज्ञानात्मक भी है अधिगम, और भावनात्मक तरीके से भी हम सीखते हैं। तो ये हमारे नेचर हो गए, नेचर ऑफ लर्निंग हो गया। ये बात आपको क्लियर होती जा रही होगी। 9वां देखते हैं, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। लर्निंग डिपेंड ऑन पर्सनल सोशल नीड। बच्चे की पर्सनल नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, उसी के हिसाब से सीखेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा बिल्कुल संपन्न बच्चा है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, तो वो स्कूल जाता है, स्कूल तो वो केवल स्कूल से रिलेटेड चीजें सीख रहा है, वो बाहर भी नहीं जा रहा, घर में ही रह रहा है, मेड के साथ रह रहा है, तो उसका सोशल समाज जो है वो मेड हो गई, पेरेंट्स हो गए, और बाकी स्कूल आना जाना हो गया। एक बच्चा ऐसा है जो गांव देहात से रिलेट रखता है, पूरे गांव में खेलता है, ठीक है, अपने डिपेंडेंट है, खुद ही स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, ठीक है। तो उसका जो डिपेंड करता है वो पर्सनल और सोशल नीड, कि उसकी जो सामाजिक नीड है, जो उसको रिक्वायरमेंट है समाज से, वो भी उसको सिखाने में बहुत मदद करती है। तो अगर एक बच्चा गांव में है उसका सामाजिक नीड अलग होगी, एक बच्चा शहर में है उसकी सामाजिक नीड अलग होगी, सोशल नीड्स अलग होंगी, जिसके कारण उसका अधिगम भी जो है डिपेंड करने वाला है। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में पिछले अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, ये पहली लाइन में ही मैंने आपको समझा दिया था कि हम पिछले अनुभव के बाद क्रिया करते हैं, और क्रिया के बाद कुछ चेंजेस से प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो अनुभव हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लो लौ के हाथ लगा देता है। अब लौ के हाथ लगाने के बाद उसके दिए की लौ के हाथ लगा दिया, उसके हाथ जल गया। अब उसका अगली बार जब वो दिए के पास जाएगा तो उसके पिछले अनुभव से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई जो दिए की लो है ये हाथ जला सकती है। तो वो उसने अपने पीछे अनुभव से सीख लिया। अब वो गलती से भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। बात क्लियर हो गई। अब वो गलती से भी उसके हाथ नहीं लगाने वाला, यानी हम अपने पिछले अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है, लेकिन प्रत्येक व्यवहारिक परिवर्तन सीखना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, लर्निंग जो है एक बिहेवियर चेंज है, लेकिन हर बिहेवियर चेंज लर्निंग के लिए नहीं होता। मैं अभी एग्जांपल दे दूंगा तो क्वेश्चन आ सकता है इससे कि भाई एक बार बताओ, क्या सारे बिहेवियर चेंज लर्निंग ही है? बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ बिहेवियर चेंज ऐसे, मान लीजिए शराब पीना, ठीक है, नशा करना, इसके अलावा जो है आप ये समझ लीजिए जो भी बिहेवियर में चेंज आया, हमने ड्रग्स लेना, तो उनके कारण जो बिहेवियर में चेंज आया, वो बिहेवियर में चेंज कोई लर्निंग नहीं ला रहा, वो कोई लर्निंग नहीं लेके आ रहा हमारे लिए। अधिगम नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी नहीं ला रहा। उसके अलावा हमारे शरीर पे कोई चोट लग जाना, यानी कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाना, उसके कारण अगर हमारे बिहेवियर में चेंज आया है, तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं बिहेवियर में जो कि हमारे लर्निंग नहीं लेके आते। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि सारे बिहेवियर चेंज लर्निंग के लिए नहीं होते,
कुछ बिहेवियर चेंज बिना लर्निंग के भी हो जाते हैं हमारे उसमें। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये मुख्यतः मैं बच्चों के लिए लाया हूं, यानी बालकों के लिए। ये बालकों के लिए है, बालकों के लिए है और शिक्षक संबंधित हैं। शिक्षण पठन पाठन सामग्री वाले से संबंधित है, यानी स्कूल से संबंधित मैं लेके आया हूं, जनरल नहीं है। ये बात मैं आपको यहीं स्पष्ट कर देता हूं, ये जनरल फैक्टर नहीं है अफेक्टिंग। कौन से हैं? ये बालकों में जो शिक्षा से रिलेटेड है, पठन पाठन सामग्री से रिलेटेड है, वो सारे फैक्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक एक करके देखते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी जो सीखने वाला बच्चा है उससे संबंधित कारक होंगे पहले, ठीक है। दूसरा जो कारक है हमारा अध्यापक से संबंधित कारक, जो सिखाने वाला है उससे संबंधित कारक होंगे, यानी सीखना इन दोनों पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तीसरा किस पे करेगा? सीखने सिखाने के बीच में जो हमारी गैप है, यानी मटेरियल सामग्री क्या यूज कर रहा हूं, जैसे मैं ये बोर्ड कर रहा हूं, लाइटें कर रहा हूं, पेन कर रहा हूं, कैमरा कर रहा हूं, तो सिखाने की जो सामग्री है उस पे भी, यानी विषय वस्तु से संबंधित। और चौथा है वातावरण, कि जो हमारे आसपास का सीखने सिखाने वालों के आसपास का वातावरण है उस पे भी सीखना निर्भर कहीं ना कहीं करेगा। तो एक एक करके फटाफट इन पॉइंट्स को लेते हैं। ये पॉइंट्स बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक है। आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो याद भी रहेंगे और बड़े आराम से आप इनको कर भी लेंगे, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहला क्या है? सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा होना। यदि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता तो उसको कोई माई का लाल नहीं सिखा सकता, ये बात आप याद रखना। जब तक बच्चे में इच्छा शक्ति नहीं होगी, यानी वो चाहेगा नहीं कि मैं ये चीज सीखूं, उसमें कोई चाह नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा। आप चाहे कितना भी उसको सिखाने की प्रशिक्षण दीजिए, सिखाइए, उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के अंदर सीखने की ललक अवश्य होनी चाहिए। बताइए बात समझ में आ गई? तो सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो एकदम ओके होना चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब है यदि कोई बच्चे को सुनने में देखने में तकलीफ है तो उसका सीखना कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। बच्चा बोर्ड पे मान लो पढ़ नहीं पा रहा, अब मान लीजिए ये आपको चमके ना, तो आपका कहीं ना कहीं सीखना डिस्टर्ब होगा। या आपको चमक नहीं रहा, बोर्ड सही से नहीं दिख रहा, तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, आवाज नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये अगर मान लीजिए वो दुर्बलता आपकी है, मेरी नहीं है, मेरी सबसे सही है, आपकी आंख खराब मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा? यानी बच्चे से रिलेटेड शारीरिक, तो अगर मान लीजिए बच्चे की आंख कान ये सब चीजें बाधित रहेंगे तो हो सकता है उसके सीखने में। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे के घर पे ऐसा या फिर बच्चे के आस पड़ोस पीयर ग्रुप या बच्चे का समाज उसे उत्पीड़न दे रहा है, मानसिक उत्पीड़न, यानी बच्चे को बार बार चिढ़ा रहा है, जिससे कि बच्चा टेंशन में है, तो वो सीख नहीं पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ओके होना चाहिए बच्चे का सीखने के लिए। तो सीखने से रिलेटेड पहला बच्चे की इच्छा शक्ति, दूसरा उसका फिजिकल जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तीसरा मानसिक भी वो एकदम संपन्न बढ़िया होना चाहिए बच्चा सीखने के लिए, ठीक है। फिर परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा उस चीज को जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूं उसके लिए मैच्योर ही नहीं है, मैं जबरदस्ती सिखा रहा हूं। क्यों भाई? एक बार बताओ, मान लो 2 साल का बच्चा है, अब मैं उसे चढ़ा दूं साइकिल पे, 20 इंची साइकिल पे, मैं कहूं सीख, ना तो उसकी मसल्स अभी डेवलप हुई इतनी, ना उसकी हाइट डेवलप हुई, तो वो परिपक्व ही नहीं है अभी उस चीज को सीखने के लिए, तो कैसे सीख जाएगा? ठीक है। छोटे से बच्चे को उसमें फेंक दूं स्विमिंग पूल में, अभी वो क्या है, तैरने के लिए परिपक्व नहीं है, हो सकता है ऊपर आ जाए, उसका शरीर इस प्रकार का बना हो ऊपर आ जाए, लेकिन तैर नहीं पाएगा, तो अभी उसके परिपक्व नहीं है, वो मसल्स उसकी चल नहीं रही है। तो परिपक्वता, जो आप सिखाना चाह रहे हो, जिस स्टैंडर्ड में आप सिखाना चाह रहे हो, उस स्टैंडर्ड के लायक वो मैच्योर हो गया हो बच्चा, तभी सीखेगा, वरना नहीं सीख पाएगा। उसके बाद अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद, मोटिवेशन, इस पे थ्योरी भी आएगी बहुत। मोटिवेशन, एक बढ़िया शिक्षक एक कमजोर बच्चे को भी मोटिवेट करके पहाड़ चढ़ा सकता है कि चढ़ जा बेटा, चढ़ जा जल्दी। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब रेस मारते हैं तो आपका दोस्त मार रहा हो तो आप थक जाते हो,
तो कहता चल 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 एक चक्कर और, एक चक्कर और, तो आप थोड़ी सी हिम्मत चल के थोड़ा सा और बढ़ जाते हो, फिर वो कहता हो गया जल्दी भाग जल्दी भाग। तो ये मोटिवेशन है, पीछे से रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन दे रहा है, बार बार आपको मोटिवेट कर रहा है कि तू कर सकता है कर सकता है कर। तो ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चा थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते सीख ही जाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। फटाफट से बस लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर मजा आ रहा हो तो। उसके अलावा वंशानु, ये मैं आपको बता चुका, इनहेरिटेंस वंशानुक्रम। यदि बच्चे का हेरिडिटरी जीन्स थोड़े से कमजोर हैं, यानी उसके कोई ना कोई डिफॉल्ट है, उसका आईक्यू लेवल कम है, या उसको कोई फिजिकल दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं बाधा बनेगा सीखने में, कहीं ना कहीं बाधा बनेगा सीखने में। ऐसे सेम वही बात इंटेलिजेंस बुद्धि, यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है, आईक्यू लेवल उसका कम है, तो वो एक क्विक लर्नर नहीं होगा, तेजी से नहीं सीख पाएगा। यही जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है, जो कि एकदम क्विक लर्नर है, जल्दी से सीखने वाला बच्चा है, वो बहुत तेजी से अधिगम कर लेगा। तो यह कारक रिलेटेड है लर्नर, सीखने वाले से रिलेटेड है। अभी हम कारक देखते हैं अगले, टीचर से, सिखाने वाले से। अब यह बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पहला, विषय का ज्ञान। जो चीज मैं अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा हूं उसका मुझे पर्याप्त ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। आपको यह बात पता है, अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण होता है। जब तक संपूर्ण ज्ञान ना हो, जब तक 5-6 किताब देख ना ली हो, तब तक कंटेंट लाना बेकार है। 5-6 किताब बढ़िया बढ़िया राइटरों की, बड़े बड़े पब्लिकेशंस की, ठीक है, और क्या बोलते हैं जितने भी आपके ये निकलते हैं मॉडल पेपर निकलते हैं, ये सब चीज़ें। मॉडल पेपर से मतलब वो वाले मॉडल चित्रा वाले नहीं, मॉडल पेपर का मतलब है जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो सारे पेपर, रिसर्च पेपर, उनसे जब तक आप ज्ञान अर्जित करके अपने स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान नहीं लाओगे, ये एक किताब में से ठा के टेप दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसका मतलब विषय का ज्ञान पूरा होना चाहिए, बात समझ लीजिए, विषय का ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। अब टीचर का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब मैं पढ़ाने में मेरा मन नहीं है, यहाँ बोर्ड पे खड़ा कर दिया, एनर्जी मेरी बिल्कुल लो है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, बैठने को मैं तैयार हूं, तो ऐसे क्या आएगा मजा? कुछ भी मजा नहीं आएगा, ना तुम्हें आएगा ना मुझे खुद नहीं आएगा पढ़ाने में मजा। तो इसका मतलब शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब टीचर भी अपने घर पे लड़के ना आया हो, पता लगा टीचर जो अपने घर पे लड़के आया, बच्चा पीट दिया उसने आज, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब टीचर का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी एकदम ओके होना चाहिए, जिससे कि वो भी बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ा सके। भाई ऐसा ना बच्चा ही ना बच्चा तो पढ़ना चाह रहा है, टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। उसका शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड। अब जितने भी टीचर होंगे, आप YouTube पे भी देखेंगे, जितने भी, सबकी शिक्षण पद्धति अलग होगी। बच्चा कनेक्ट उससे होता है जिसकी शिक्षण पद्धति उसे समझ में आ जाती है, जिसका बोलने का तरीका उसे समझ में आ जाता है, ठीक है। जो बच्चों से कनेक्ट हो पाता है, बच्चा उससे आराम से जुड़ जाता है और पढ़ लेता है। तो शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई टीचिंग पद्धति इंपॉर्टेंट है। और कई बार लक भी है, मिलियन में सब्सक्राइबर पहुंचना लक की बात है, कि भाई लक अच्छा था, पढ़ाने में क्या है, वही कलम घिस रहे पुरानी, कोई बात नहीं, हमारे भी पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो कंटेंट भी बहुत अच्छा है, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की सहमति से, सहायता से ही आगे बढ़ेंगे, आप लोग ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कंटेंट हमारा भी बहुत बढ़िया है। बस आप तक पहुंच नहीं पा रहा, आप देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन एक बार आप देख लोगे, उस दिन मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वाली मेरी बात को याद रखना, सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइब कर दोगे, ये पक्का है। फिर आया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। देखिए टीचर की पर्सनैलिटी, जब हम छोटे थे, मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने टीचर से कि ऐसे मांग निकाल के आता है, मैं भी अगले दिन घर पे उसी स्टाइल में सोचता था, मैथ वाले टीचर से बहुत प्रभावित होना, ठीक है, और ऐसे पैंट पहन के आते हैं तो वो वैसी कलर सिलवा लेना। यानी टीचर से बच्चा प्रभावित होता है, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर उसके लिए ऐसा होता है असीमित ज्ञान का भंडार। बच्चे को लगता है भाई वाह इसे सब कुछ पता है, मैं कुछ भी पूछ लूं इसे पता होता है। पहले वो पेरेंट्स को मानता है, फिर पेरेंट्स से भी ऊपर वो टीचर को मानता है कि नहीं, पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता, इसे पता है। ये है ब्रह्मा एकदम। तो समझो आप इस बात को कि शिक्षण पद्धति, ये पर्सनैलिटी, अब वही टीचर गुटखा खा रहा है, समझो, ठीक है, वही पीक मार रहा है बच्चे के सामने और पढ़ा रहा है। सोचो क्या इमेज जाएगी उस टीचर की, ठीक है, क्या इमेज जाएगी। तो ये वाली चीज आप समझिए, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी एक टीचर की बहुत अट्रैक्टिव सोर्स है बच्चे को सिखाने के लिए, बहुत ही अट्रैक्टिव सोर्स है, जिसके कारण बच्चा सीखता है। उसके बाद पढ़ाने की इच्छा, जी मेरी तो इच्छा ही नहीं आज पढ़ाने की,
ठीक है, अरे बच्चों एक काम करो, आज पहाड़े याद कर लो, ठीक है, जो कल कराया था वो रिवाइज कर लो, टीचर सो रहा आराम से, तो वो भी गलत है, कहाँ सीख पाएगा बच्चा, ये तो फैक्टर है। तो इसका मतलब पढ़ाने की इच्छा तो होनी चाहिए, टीचर के अंदर भी इच्छा हो, एनर्जी हो फुल, बढ़िया पढ़ाए, और बच्चे के अंदर भी एनर्जी हो, वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, सिम्बायोटिक हैं, सिम्बायोटिक मान सकते हो आप, ठीक है। अध्यापक का व्यवहार, और अध्यापक का व्यवहार टीचर के प्रति बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक का व्यवहार जो है बच्चे के प्रति बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चा जो है छोटी छोटी बातों को फील करता है, उसे ये लगता है कि ये टीचर, देखिए अगर आप सख्त टीचर हैं कोई बात नहीं, आप सख्त रहिए, सबसे सख्त रहिए, ऐसा नहीं 5 बच्चों को लाड पुचकार और 5 बाकियों को पीट रहे हो, तो बाकी के बच्चे आपके गलत इमेज निकाल लेंगे। आपकी इमेज सख्त है तो वो आपको उसी से इमेज से याद रखेगा कि सबके लिए सख्त है। तो इसका मतलब अध्यापक का व्यवहार सबके एक जैसा होना चाहिए। कमी पे डांटो, जरूरी है बच्चों को डांटना, लेकिन अच्छा टीचर वही है जो बहुत तगड़ा मोटिवेट कर दे बच्चे को, एकदम मोटिवेट कर दे, चढ़ा दे कि बेटा चढ़ जा सीढ़ी, चढ़ जा पहाड़, तू कर लेगा, वो एक बहुत बढ़िया शिक्षक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट, विषय वस्तु, जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूं उससे रिलेटेड फैक्टर, उसका भी देखते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार, नेचर एंड साइज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए, मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझिए, विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर कैसा है, यानी आप इसको ऐसा मान लीजिए कि मैं उल्टा सीधा कंटेंट उठा के ले आऊं कहीं से भी, कुछ भी जोड़ के और दे दूं आपको कि लो जी रट लो, 2-4 मेरे स्टूडेंट लिख भी लेंगे, क्या उनके कोई काम आएगा? नहीं, वो गलत है, वो चीज विषय वस्तु गलत ही है बिल्कुल। दूसरा, आकार, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा लेके आ जाऊं, फॉर एग्जाम्पल 6th क्लास का बच्चा है, मुझे साइंस पढ़ानी है, फोटोसिंथेसिस मुझे उसे पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना है, और मैं 12वीं का फोटोसिंथेसिस का चैप्टर लेके आ गया, ठीक है, ले भाई, और 12वीं लेवल का तगड़ा तरीके से फोटोसिंथेसिस का मैंने उसको करके पढ़ा दिया, अंदर जो ग्लूकोज बनता है उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला भी लिख दिया, सारी चीज लिख दी, लेकिन बच्चे को ज्ञान मिला कहाँ? उसे तो बस यही तो करना था कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये, ठीक है, पानी लेता है ये, प्रकाश के उसमें और क्लोरोफिल की उसमें, ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। इतना बताना था एक 6ठी क्लास के बच्चे को, और मैंने उसको पता नहीं क्या क्या बता दिया, तो वो भी सही नहीं है। आकार ने सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता तथा प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य पूर्ण, जिस उद्देश्य से आपने, आज आपका एक उद्देश्य है कि भाई मुझे बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम सिखानी है, ठीक है, या मुझे आज बच्चों को लर्निंग सिखानी है, लर्निंग के फैक्टर बताने हैं, तो मेरा एक उद्देश्य है लर्निंग के फैक्टर बताना। अब लर्निंग के फैक्टर में ही मैं यहाँ पर कुछ और भी अपनी नॉलेज दिखाने के लिए कुछ भी जोड़ दूं, देखो मुझे ये भी पता है, तो वो मेरा उद्देश्य से भटक जाएगा चैप्टर, मेरा कंटेंट उद्देश्य से भटक जाएगा। तो एक टीचर का जो कंटेंट है वो कभी भी उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए, क्या सिखाना है उस पर बिल्कुल केंद्रित चलता रहना चाहिए। उसके अलावा प्रस्तुतिकरण का क्रम, प्रस्तुतिकरण का मतलब ये नहीं है कि मैं नाच नाच के पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, या फिर मैं कोई ऐसी ट्रिक करूं जिससे बच्चा मेरे तरफ रुझान आए केवल सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, नहीं, कंटेंट जोरों का होना चाहिए। बच्चा आज नहीं कल आपके पास आएगा, जरूर आएगा, यानी प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा होगा तो छोटा बच्चा जल्दी सीखेगा आपसे, छोटा बच्चा है वो तो जल्दी सीखेगा, ये कंफर्म बात है। उसके अलावा क्रम, देखिए क्रम का क्या होता है, यदि आप बच्चे को क्रम में देंगे, मान लीजिए कोई पजल है, कोई चीजें हैं, आपने मान लीजिए प्लस माइनस सिखाना है बच्चे को या पावर तक जाना है, तो पहले आप क्रम के हिसाब से चलेंगे, पहले उसे प्लस सिखाएंगे, मल्टीप्लाई सिखाएंगे, फिर जाके कहीं उसको पावर में आएंगे। तो इसका मतलब एक क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से ही बच्चा सीखता है, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। उसके अलावा भिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर, ठीक है, आप जो है ये समझिए जो विषय होते हैं, ऐसा नहीं है इंग्लिश हिंदी मैथ और साइंस सब एक से हैं, नहीं, अगर आप आर्ट से मैथ की तुलना करेंगे तो वो गलत है कि दोनों का स्तर एक मानेंगे, नहीं, दोनों भिन्न हैं, सबका अपना कठिनाई का एक स्तर है, तो बच्चे को उसी चैप्टर की कठिनाई के स्तर से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी चैप्टरों में एक जैसा समझा दिया, नहीं,
पहले आप एक अच्छा शिक्षक क्या होगा, वो ये जानेगा कि ये जो कंटेंट है इसका कठिनाई स्तर क्या है, यानी क्या बच्चा इसको आराम से समझ पाएगा, सहज भाव में समझ पाएगा। अगर बच्चा उसे सहज भाव में नहीं समझ पा रहा तो उसको ज़्यादा टाइम दे, बच्चे की रेमेडियल क्लास ले, नहीं समझ पा रहा, और जिस चीज़ को वो आराम से समझ पा रहा है उसको बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में समझा के रख दे। तो ये बात है कि भिन्न भिन्न विषयों का कठिनाई स्तर, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लर्निंग। उसके अलावा शिक्षण सामग्री का उपयोग, शिक्षण सामग्री का मतलब हो गया आप ग्लोब वगैरह इस्तेमाल कीजिए, चार्ट बनाइए, ठीक है, बच्चों को चार्ट द्वारा सिखाइए। अब तो वीडियोस आ गई हैं, ऐसे बोर्ड आ गए हैं, आप वीडियो से सिखा दीजिए। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे आप बड़े आराम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं समय सीमा देख लेता हूँ कितना समय हमारा हो गया है। चलिए अभी हमारे पास थोड़ा बहुत समय है, आगे बढ़ते हैं अब हम। वातावरण से संबंधित कारक, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो वातावरण से संबंधित कारक हैं आज हम उनको देखते हैं कि भाई जो बच्चे का वातावरण है, टीचर का वातावरण है, उससे संबंधित क्या क्या कारक हो सकते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक साधन, अब देखिए शिक्षा के दो तरह के साधन होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हो गया स्कूल, इनफॉर्मल का मतलब हो गया स्कूल के अलावा जितने साधन हैं सब इनफॉर्मल आ गए, जैसे टीवी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब, ये तो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है ही है, ठीक है। जिस बच्चे को स्कूल में नहीं समझ में आ रहा, अजी मैं तो यूट्यूब पे देख लूँगा, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टीवी, यूट्यूब और रेडियो, पहले रेडियो हुआ करता था, ये भी शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो इस पे भी निर्भर करता है बच्चे का अधिगम। आपने तो 2 दूनी 4 सिखाया, एक यूट्यूबर ने 2 दूनी 5 सिखा दिया, अब बच्चा आपसे झड़क रहा जी वो तो उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उसने 2 दूनी 5 बता दिया, तो ये भी गलत है कि पता नहीं यूट्यूब पे बिना किसी उसके डाले जा रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। बात समझ में आ गई। तो शिक्षा के अनौपचारिक साधन भी हमारे अधिगम, बच्चे के अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसमें और भी हैं, उसके दोस्त लोग भी हैं, सब सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी वातावरण की इन सब चीज़ों पे भी प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। पारिवारिक वातावरण, फैमिली, अब मान लो घर में तो कलेश है, लड़ाई है, बच्चे की कुटाई हो रही है, रोज पापा रोज शाम को आ रहे हैं दारू पी के और मार रहे हैं बच्चे को, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, घर में कलेश का माहौल है, क्या अधिगम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल जाएगा, आएगा, अपना चुप, अपना पिटने से बचने की तैयारी करेगा। तैयारी अधिगम की नहीं करेगा, पिटने से बचने की। तो पारिवारिक वातावरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के सीखने में। परिवार को ये चाहिए कि बच्चे के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करके रखे, बना के रखे, जिससे कि बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से अधिगम कर सके, लर्निंग कर सके। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। देखिए जो हमारा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं, उसका वातावरण भी प्रभावित करता है, जैसे दोस्त, पड़ोस, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है जो कि हमारे को प्रभावित करते हैं कि हमारी अधिगम कैसा होगा। दोस्त गाली देना सिखा रहा है, घर वाले शिष्टाचार सिखा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? वहाँ तो बाहर जाके तो गाली बक रहा है और अंदर जो है वो शिष्टाचार सीख रहा है। तो वातावरण जो सामाजिक है, समाज के नियम कैसे हैं, जिस समाज में बच्चा रह रहा है, क्या उन नियम को पालन करने के लिए बच्चा, या उन नियमों को ना पालन करने के लिए बच्चा कुछ समाज से सीख रहा है, नहीं सीख रहा। फिर सांस्कृतिक का मतलब आप ये मत समझिए कि हमारी संस्कृति से है। सांस्कृतिक का मतलब बहुत एक ब्रॉड कंटेक्स्ट आ गया कि बच्चे का शिष्टाचार कैसा है, बच्चा नियमों को, जो सामाजिक नियम है उनको मान रहा है, नहीं मान रहा, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें सांस्कृतिक वातावरण में भी आती हैं। तो इस वातावरण में बच्चा जो है क्या सीखेगा, किस तरह से सीखेगा, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। भौतिक वातावरण तो आपको पता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्लास हो गई या जहाँ भी अधिगम कर रहे हैं, वहाँ की लाइट कैसी है, पीने का पानी उपलब्ध है नहीं है, पंखे की हवा है नहीं है। तो कि अगर ये कारण गर्मी में मान लीजिए पंखा नहीं होगा तो क्या बच्चा अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे बहुत महत्वपूर्ण है कि पीने का पानी सुचारू हो, बच्चे का पेट भरा हुआ हो, खाना उसने अच्छे से खा रखा हो, तभी तो अधिगम होगा। उसके अलावा जो बच्चा फैन है, लाइट है, प्रॉपर दिख नहीं रहा और पढ़े जा रहा है अंधेरे में, वहाँ पर बदबू आ रही है, सीलन की महक आ रही है, तो बच्चे का बहुत ज़्यादा अधिगम प्रभावित होता है भौतिक वातावरण से भी। बात क्लियर हो गई। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक बच्चे का
बच्चे का जो आसपास का सारा वातावरण है, उसकी साइकोलॉजी, कि बच्चा क्या सोच के स्कूल आ रहा है, ठीक है, वो उसकी साइकोलॉजी हो गई कि भाई वो क्या सोच रहा है, उसका क्या जितना भी वातावरण है मनोवैज्ञानिक वो कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। क्या वो पढ़ने की इच्छा से आ रहा है, या केवल आज दोस्तों के साथ मस्ती करने आ रहा है, आज वो पार्टी करने आ रहा है, ठीक है, या आज मैथ का रजिस्टर नहीं लाया तो आने का मन नहीं है। तो उसके मनोविज्ञान पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, और उसका जो साइकोलॉजी है वो कैसे डेवलप होती है, जो भी चीज़ें उसके साथ उस समय घटित हो रही होती हैं उसके कारण उसकी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। छोटी से बड़ी चीज़ों तक जो भी घट रहा है उसके आसपास, उससे साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि बच्चा का सीखने में बाधा भी हो सकता है और बहुत बढ़िया भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आज हमारा जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पठार का समय थोड़ा सा कम रह गया है क्योंकि इसको मैंने बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो पठार के साथ मैं थ्योरी ऑफ लर्निंग की शुरुआत, लॉज ऑफ लर्निंग, अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से हमने कर ली होगी। इसके अलावा देखिए एक टॉपिक और इसको हम कर लेते हैं, अगली बार में नहीं डालेंगे, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसको हम आगे नहीं ले रहे, अभी कर लेते हैं। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां कि आप कैसे लर्निंग कर सकते हो, कैसे लर्निंग कर सकते हो। तो पहला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कर करके सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेड से उतरना बच्चे का, छोटे से बच्चे का, अब वो धीरे धीरे चद्दर पकड़ के उतरता है, तो एक बार वो उसको कर लेता है तो करके सीख जाता है। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना एक बार दूसरे को देखना अलग बात है, लेकिन जब खुद चलाएगा तो अलग बात है। तो ये हो गया करके सीखना। बच्चा जो है करके अधिगम सीखता है, ये कंफर्म बात है कि करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि एक देखना और एक करने में अंतर है। जहां पर प्रशिक्षण की बात आती है, जो बिहेवियर प्रशिक्षण से चेंज होता है वो करके ही होता है, देख के कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल की बात है, साइकिल चलाना, कार चलाना, गाड़ी चलाना, बच्चे का लिखना, ये सब चीज़ें वो करके ही सीखेगा, देखने से उसको कुछ नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चा पहले दूसरा करता है फिर खुद करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप बच्चे को बोलना सिखाते हो, वो लर्निंग बाय इमिटेशन सिखा रहे हो। पहले आप खुद बोलोगे बोल बेटा बाबा, तो फिर वो बोलेगा बाबा। बोल बेटा मम्मा, तो बोलेगा मम्मा। तो आप इमिटेट कर रहे हो, वो आपको इमिटेट कर रहा है, यानी वो आपका अनुसरण कर रहा है। आप बोल रहे हो तुम्हें कर बेटा ऐसे बॉडी दिखा दे, तो छोटा सा बच्चा बॉडी दिखा देगा। तो यानी वो जैसा आप करा रहे हो वैसा करा रहा है। तो वो भी एक अधिगम का तरीका हो सकता है कि आप अपना अनुसरण कराओ उससे, आप अच्छा करिए तो वो सारी चीजें करेगा। निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चा एक बहुत कीन ऑब्जर्वर है। कीन ऑब्जर्वर का मतलब बिल्कुल ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करके तब वो सीखता है। जरूरी नहीं है इमिटेशन, इमिटेशन अलग चीज है। आप कुछ कर भी नहीं रहे उसको, वो लेकिन आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है और आपके आचरण से सीख रहा है। इसको बोलते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो वो बच्चा ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे कुछ लोग खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, बच्चा उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, अभी इमिटेट नहीं कर रहा, केवल देख रहा है। और देखने देखने से ही बच्चा वो चीजें सीख लेता है। मैदान में मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसने देखा बैट ऐसे घुमाया, अब वो देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करा, उसके बाद उसने उस चीज को खुद भी लिया बल्ला और ऐसे ही चलाना शुरू कर दिया। तो ये है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, ठीक है, निरीक्षण करके। प्रशिक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है, मैंने अभी आपको कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड आता है एक्सपेरिमेंट करके, कि मान लीजिए आपसे ये काम नहीं हुआ, आपने दोबारा ट्राई करा, फिर दोबारा आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, ठीक है। इसका ऐसे मानो कि मान लो कोई मैथ का सवाल या बच्चा कर रहा है या कोई पजल कर रहा है, उसे एक बार नहीं उन्होंने बिगाड़ी, दोबारा करी, फिर तिबारा करी, तो ये एक्सपेरिमेंट ही तो चल रहा है। वो बार बार वो ब्लॉक रखता है, उससे बनते हैं नहीं बनते, फिर बिगाड़ देता है, फिर बनते हैं नहीं बनते, फिर बिगाड़ देता है। तो वो लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट सीख रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी। पूर्ण एवं आंशिक विधि से सीखना, एक तो पूर्ण विधि, एक आंशिक विधि है। पूर्ण विधि क्या होती है, जब आपका चैप्टर छोटा है, चीजें बहुत कम है,
तो आपको पूर्ण विधि अपनानी चाहिए कि सारा का सारा चैप्टर उठा के दे दो, ले बेटा पढ़ ले बेटा समझा दे। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आपने समझा दिया पूर्ण विधि द्वारा, एक बार में ही सारा समझा दिया। फिर आता है आंशिक विधि, ये बढ़िया विधि है। आप बाई पार्ट, टुकड़ों में समझाइए बच्चे को, यानी आप चैप्टर डिवाइड कर दो टॉपिकों में, ये टॉपिक आज, ये टॉपिक कल। तो उसमें क्या है, स्पेशल अटेंशन भी दी जा सकती है कि एक ही टॉपिक पढ़ाना है, सब बच्चों को कवर करना है, एक एक की सीट पे जाके हाँ बेटा समझ में आया, समझ में आया। तो आंशिक विधि द्वारा समझाया बेटर जाता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े चैप्टरों को तोड़ के छोटा चैप्टर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चा सीखता है, लर्निंग बाय होल एंड पार्ट। होल का मतलब पूरा हो गया, पार्ट का मतलब छोटा हो गया। उसके बाद अविराम एवं विराम विधि। एक तो है आप लंबी लंबी मैराथन जैसे चलती है, अविराम पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा, आज मैंने 4 घंटे की मैराथन ले ली। 4 घंटे की मैराथन में बच्चे का क्या पल्ले पड़ा, 5 घंटे की मैराथन होगी जी। अरे बच्चे के क्या पल्ले पड़ा ये बताओ, उसका कितना अधिगम हुआ। तुमने तो 5 घंटे की मैराथन ले ली, व्यूज बढ़ा लिए, उस बच्चे को जो बेचारा देख रहा है, जो यहाँ पर बैठ के देख रहा है, क्या उसके पल्ले कुछ पड़ा। तो ये होता है अविरल विधि। अविरल विधि का मतलब लगातार पढ़ाए जाओ, उसे रेस्ट भी मत दो। दूसरा होता है कि रेस्ट दे दे के विराम विधि, कि भाई ठीक है बच्चा पढ़ाया, अब ठीक है आधे घंटे जाओ खेल आओ, मजे लो, फिर आ जाइयो पढ़ने। जैसे हम स्कूल में करते हैं, पहले 2-3 पीरियड पढ़ाया, लंच दे दिया, फिर 2-3 पीरियड पढ़ाया, बीच में एक स्पोर्ट्स का पीरियड दे दिया, फिर पढ़ाया। तो ये विराम विधि हो गई, रुक रुक कर विराम कर करके बच्चों को पढ़ाना। इससे क्या है, बच्चों का एक तो इंटरेस्ट बना रहता है। विराम विधि बेस्ट विधि है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं बाहर खेल के, थोड़ी देर घूम फिर के, तो बच्चा इसमें बहुत बढ़िया काम फिर करता है। बताइए बात क्लियर हो गई। लर्निंग बाय मैच्ड एंड स्पेस, रुक रुक के और बिना रुके। उसके बाद सामूहिक विधियों से सीखना। ठीक है, सामूहिक विधियों का मतलब हो गया ग्रुप में सीखना। जैसे ग्रुप में अब बताइए बच्चा अकेला बढ़िया सीखेगा या ग्रुप में। ग्रुप में जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, प्रोजेक्ट बनाना। अब बच्चे ग्रुप में हैं, मैंने कही भाई प्रोजेक्ट बना लाओ, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और ग्रुप में सीख रहे हैं, तो बच्चा उससे फिर वो प्रोजेक्ट बना के ले आ सकता है। अब मैंने कहा ग्रुप डिस्कशन करो, आधे लोग मैंने अगेंस्ट में बांट दिए, आधे फॉर में, यानी तुम इस टॉपिक का समर्थन करोगे और तुम जो है इसके विरोध में बोलोगे। अब बच्चा जो है विरोध वाले समर्थन वालों से बहस कर रहे हैं, अच्छी बहस, यानी अच्छी खासी बहस हो रही है, उन्हें सीखने को मिल रहा है। तो ये ग्रुप स्टडी हो गई। वर्कशॉप हो गई, हमने कोई वर्कशॉप करा ली, कोई एक्टिविटी करा ली, इन माध्यमों से, सामूहिक विधियों से बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। तो ये बात क्लियर हो गई। मेस ने एक बात कही है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं, स्मृति का स्थान मस्तिष्क दिमाग में नहीं है, अपितु शरीर के अवयव में है। यही कारण है हम करके सीखते हैं, यानी आप करके, लर्निंग बाय डूइंग के लिए बोला है कि हमारे व्यवहार में आ जाती हैं चीजें जब हम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ड्राइविंग करते होंगे, अभी क्या है, जब आप शुरू में ड्राइव करते थे, स्कूटी बाइक जो भी चला रहे होते थे, तो आप बिल्कुल ध्यान से रोड पे, पीछे से हॉर्न आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, धीरे 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 आपके अवयवों में आ गया। अब ड्राइविंग आपकी बॉडी में आ गई है, ना कि मस्तिष्क में रह गई है। कैसे, बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। अब आप सोच रहे होते हो और बहुत लंबा लंबा रास्ता आपका कटता चला आता है, वो रेड लाइट आई, रुक भी गए, चलते रहे, एकदम से ध्यान हटकता है, अरे ये क्या हुआ, मैं इतनी दूर आ गया। इसका मतलब आपकी बॉडी चला रही थी, ना कि दिमाग, क्योंकि दिमाग तो कुछ और सोच रहा था। यानी अवयव में आने का मतलब है, शरीर के अवयव में आने का मतलब कि इतना बढ़िया प्रशिक्षण से हो गया है कि अब वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में आ गया है। बात समझ में आ गई। ऐसा मेस ने बोला, और ये बात हम अनुभूति भी करते हैं ड्राइविंग के टाइम पे। बहुत सारी चीजों में हम करते हैं कि हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम तब भी उस चीज को सीख लेते हैं। तो ये हमारा इफेक्टिव मेथड हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया क्लास रही होगी, आपको बड़ा मजा आया होगा। बस फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, ये आप कर दीजिए प्लीज, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना अभी सभी दोस्तों में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सब लोग मिलकर तैयारी कर सकें। एक बहुत ही बढ़िया क्लास लेके मैं फिर से आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।